Hello guys, once again you all are welcome to my channel Need for Everyone। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय फ्री रेडिकल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी जिसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट था। इसमें जो है इंटरमीडिएट वही फ्री रेडिकल ही है, ये आपकी फ्री रेडिकल ही इंटरमीडिएट है। और लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है एडिशन करवाने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक है। एडिशन का मतलब क्या है कि हमने एक एक्स्ट्रा ग्रुप हमने ऐड कर दिया जो कि हाइड्रोकार्बन पहले से मौजूद था। मतलब रिएक्टेंट में आप एक एक्स्ट्रा ग्रुप एक्सटर्नली ऐड कर रहे हो तो इसलिए हमको एडिशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसके दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैं दोनों के ही बारे में बात करूँगा। पहला आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि ये वाला रिएक्शन हम लोग जो करते हैं कोई भी एल्कीन में, जब हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर HBr एडिशन जब हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो उस केस में हमारे पास में एक ब्रोमो एल्केन प्रोड्यूस होता है और उस प्रोसेस को हम लोग खाराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से भी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपने ये बहुत बार देखा होगा कि HBr H2O2 यूज़ करके, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कुछ कर देते हैं कि CH3CH2Br ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए इसके रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हो रही है। तो चलिए अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, सबसे पहले H2O2 क्या होता है, H2O2 लेते हैं या फिर हम लोग MCPBA लेते हैं। ठीक है, MCPBA होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होता है मेटा क्लोरो, ठीक है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड मतलब इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, मतलब ऐसा ये होता है आपका पेरोक्साइड लिंकेज। ये जो होते हैं इसको हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, पर बेंजोइक एसिड, इसलिए इसको हमने ऐसे कर रखा है क्योंकि बेंजोइक एसिड में जो है पेरोक्साइड लिंकेज भी है, इसलिए इसका हम लोग पर बेंजोइक एसिड कहेंगे। अच्छा, ये दोनों जो पेरोक्साइड्स होते हैं ये दोनों ही आपके पास में जो होते हैं फ्री रेडिकल जनरेटर होते हैं। क्या होते हैं ये लोग? फ्री रेडिकल जनरेटर। मतलब ये जो है फ्री रेडिकल को जनरेट करेंगे रिएक्शन करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल जनरेट कहाँ पे होता है, इनिशिएशन में होता है, और उसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है प्रोपागेशन वाले स्टेप को कैरी करना। ठीक है, तो HBr जब ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या करेगा, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल में ब्रेक कर देता है इसको। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी इनिशिएशन, ये आपकी बनेगी इनिशिएशन। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा कि इथीन का जो मॉलिक्यूल है, इथीन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, वो कैसे ब्रेक करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये लगा इसके साथ और ये लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, ऐसे हो गया और CH2Br लग गया। यही हमारा हो गया प्रोपागेशन, ये प्रोपागेशन स्टेप हुआ। अब क्या हो जाएगा, फाइनली ये जो फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ यहाँ पे जो बना था, तो ये फाइनली बन गया आपका ऐसा कुछ ब्रोमो इथेन बन गया। ठीक है, ब्रोमो इथेन आपका बन गया। अच्छा, यहाँ पे RDS कौन सी होगी, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पहली वाली स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। अच्छा, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से किसको ब्रेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड को ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेप, पहली वाली स्टेप आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे, जब तक आप इस मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करोगे तब तक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये आपकी हो जाएगी RDS। ठीक है, जब तक आप HBr के मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करोगे तब तक प्रोपागेशन नहीं होगा और तब तक
टर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो ये आपके टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, कोई भी रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होके चलती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि ओनली एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, तो कई सारे और भी प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल की कपलिंग टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से अदर रिएक्शन, मतलब कौन कौन से अदर प्रोडक्ट भी पॉसिबल हैं। पहला हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है वो अपने साथ कंबाइन कर जाए और बन जाए हाइड्रोजन गैस। ब्रोमीन के जो फ्री रेडिकल है वो आपस में कंबाइन करके ब्रोमीन गैस बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल फिर से हाइड्रोजन ब्रोमाइड दे देंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो ये वाला जो फ्री रेडिकल बना, ये जो फ्री रेडिकल बना वो किसी ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके आपके पास एक डाइब्रोमोइथेन की तरह एक कंपाउंड दे दे, वो भी तो पॉसिबल है। डाइब्रोमोइथेन की तरह कंपाउंड बना दे, ये भी तो पॉसिबल है। तो ये बेसिकली सभी टर्मिनेशन के अंदर ही आएंगे, ये जितने भी है ये सभी टर्मिनेशन के अंदर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को और कौन कौन से नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब इस रिएक्शन की जो सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है, या फिर इस रिएक्शन को हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। इसको कभी कभी हम लोग खैराश इफेक्ट भी कहते हैं, खैराश इफेक्ट या फिर खैराश रूल। ठीक है। या फिर इसको एंटी एम रूल, एंटी एम का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी इसको कभी कभी कह देते हैं। तो ये गया पहला एग्जांपल फ्री रेडिकल इन्वॉल्विंग जो हमने एडिशन किया उसके साथ। ठीक है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो इसको हम लोग एडिशन कह ही सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि पहले इसके पास में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट थे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन थे जो कि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा, और हमने इसमें HBr ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे वही 4 हाइड्रोजन तो है ही पहले से, ये तो मेन प्रोडक्ट है। यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया है HBr से, लेकिन उसको अगर छोड़ दें तो बाकी के 4 हाइड्रोजन तो इनिशियल एल्कीन वाले से ही तो आए हैं, और बाकी का जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है और ये जो ब्रोमीन लगा है वो तो आया है HBr से। तो ये हम क्लियरली इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये एक एडिशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे जो एल्कीन के ऊपर जो अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है एल्कीन को, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी प्रोसेस में जब पहला अटैक करवाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। एडिशन सब्सटीट्यूशन वो तो बात की बात है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, एडिशन रिएक्शन है, और यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है। और इस रिएक्शन को हम लोग दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, खदाश इफेक्ट या फिर रूल, और या फिर एंटी एम इफेक्ट। दूसरा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल होता है इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में, ये तो सिंपल मैंने इथीन के साथ दिखा दिया, अगर प्रोपीन होता है, ब्यूटीन होता है, तो उस केस में कैसे करेंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन। ठीक है। प्रोपीन के केस में कैसे करना, प्रोपीन में अगर आपको HBrH2O2 दिया, ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग अगर H2O2 नहीं होता तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनवाते मार्कोवनिकॉफ रूल यूज़ करके, H2O2 देने पे ठीक उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग मार्कोवनिकॉफ रूल से हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन उसी पॉइंट पे लगेगा जहाँ पे कार्बोकेटन सबसे स्टेबल होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन लगा देंगे उस पॉइंट पे जहाँ पे जो है, उस कार्बन पे जहाँ पे फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होगा। आप रिएक्शन मैकेनिज्म से देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला अटैक जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय यूजिंग कार्बोकेटन जब हम लोग करते हैं, तो पहला अटैक जो करता है वो आपका HBr जो होता है वो H+ अटैक करता है। ठीक है, HBr में से H+ अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट बननी चाहिए थी वो पूरी उल्टी प्रोडक्ट बनेगी, मतलब यहाँ पे उलट रिवर्स प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो कैसे, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ HBr देते, अगर हम लोग सिर्फ HBr यूज़ करते, तो यहाँ पे जो है CH यहाँ पे लग जाता ब्रोमीन,
ऐसा कुछ प्रोडक्ट आ जाता। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि क्या ये सिर्फ HBr के केस में ही हो सकता है। मगर अगर हम लोग कोई अलग एसिड लें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। प्रोपिन का मैं रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, ये वाला रिएक्शन है। हम इसको 3 सेट ऑफ रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। पहले हम लोग ट्रीट करेंगे HBr उसके बाद में हम लोग देंगे HCl उसके बाद हम लोग देंगे HiH2O2। ठीक है, अब किसके केस में कौन सी रिएक्शन होगी, कौन से प्रोडक्ट होगी, ये तो पता है। ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा CH2Br। अच्छा, इसके केस में प्रोडक्ट थोड़ी सी अलग होती है। HCl जब हम लोग देते हैं तो ये मार्कोवनिकोव रूल ही फॉलो करेगा। यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं चलता। क्यों नहीं चलता मैं बताता हूँ। और यहाँ पे भी वही सेम आयोडीन लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पेरोक्साइड इफेक्ट को काम करवाने के लिए आपको सबसे पहले ये जितने भी एसिड हैं उनको तोड़ के पेरोक्साइड बनाना पड़ेगा। उसको तोड़ के आपको ये जो हैलोजन के फ्री रेडिकल आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं पेरोक्साइड इफेक्ट लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल चाहिए और यहाँ पे मुझे आयोडीन फ्री रेडिकल चाहिए। लेकिन बात ये क्या क्या होती है बेसिकली कि HCl के केस में क्या होता है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू HBr, क्योंकि क्लोरीन की साइज़ तो ब्रोमीन से लेस है। तो साइज़ अगर लेस होगी इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टर होगा। बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्टर होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई हो जाएगी। तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होने के कारण ये HCl मॉलिक्यूल जो है वो इजीली फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो सकता। और एक भी क्या यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है अगर आप हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करो तो, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, पहले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद ही आता है ये। तो हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करवाने के लिए जो बॉन्ड फिजन होती है उसको हम लोग होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। और होमोलाइटिक फिजन कब ज़्यादा सक्सेसफुल होती है? जब आपकी जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो लेस होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि HCl में बॉन्ड तो हाईली पोलर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए बॉन्ड पोलर है, इसलिए इसका होमोलाइटिक फिजन करना डिफ़िकल्ट है, पहली। और दूसरी बात यह है कि क्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण, साइज स्मॉल होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी लार्ज है, तो इसको अब क्लोरीन फ्री रेडिकल में ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है। तो ये दोनों रीज़न से जो है मार्कोवनिकोव रूल ही फॉलो होता है। मतलब ये वही कैसे टूटेगी, H+Cl- के फॉर्म में ही टूटेगी। ठीक है, यहाँ से जो है पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं HCl की क्या क्या दिक्कत है। पहला है कि HCl ये आपकी हाईली पोलर है, हाईली पोलर। और दूसरी दिक्कत क्या है? और दूसरी दिक्कत ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी हाई है, इज हाई। ठीक है, तो HCl अगर टूटेगा तो वो टूटेगा H+ and Cl- के फॉर्म में ही। तो ये इस फॉर्म में अगर टूट गया तो ऑब्वियसली H+ पहले अटैक करेगा, मार्कोवनिकोव रूल ही फॉलो करेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब आयोडीन में क्या हो गया? HI के केस में क्या हुआ? वो भी ऐसा प्रोडक्ट शो कर रहा है। देखिए, आप कह सकते हो कि HI की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लेस है ब्रोमीन से, सही बात है। उसकी साइज़ तो ब्रोमीन से बड़ी है, ये भी सही बात है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी लेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू HBr, तो वहाँ पे भी फ्री रेडिकल बननी चाहिए। फ्री रेडिकल HI के केस में भी होती है। अगर आप HI को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप लाते हो तो वो भी टूट जाती है इनटू हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड आयोडीन फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आयोडीन की जो होती है वो कपलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो है आयोडीन का हमेशा ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा कि वो
एल्कीन को अटैक नहीं करके दूसरे किसी आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके आयोडीन गैस बन जाए। ठीक है, मतलब आयोडीन के पास दो रिएक्शन है बेसिकली, दो दो पाथवे हैं। अगर वो एल्कीन के साथ जाए, तो बन जाएगा आयोडो एल्कीन। ठीक है, या फिर अगर वो दूसरे किसी आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ आ जाए तो दोनों के बीच में कपलिंग होगी और ये लोग आयोडीन फॉर्म कर देंगे, आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। क्या होता है कि बेसिकली किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर आपको आयोडो एल्केन चाहिए तो ये रिएक्शन जो है ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए, जैसे कि HBr के केस में होता है। लेकिन HI के केस में क्या होता है कि ये वाला रिएक्शन मोर फेवरेबल हो जाता है, मोर फेवरेबल। ठीक है, मोर फेवरेबल, क्योंकि इसके केस में जो होती है एंट्रोपी यहाँ पे ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आपका एक गैस रिलीज हो गया। गैस जैसे रिलीज होगा तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी रिएक्शन की। एंट्रोपी रिलीज होगी तो उसकी स्पॉन्टेनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आपके पास में हाईली स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, हाईली स्पॉन्टेनियस। तो यही रिएक्शन फेवर करती है जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए HiH2O2 अगर आप देते हो तो अगर आप फॉलो करोगे मार्कोवनिकोव रूल ही होगा, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि सिंस से एसिड है तो कुछ एक्सटेंट तक ये H+ है और I- में टूट ही सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे ये तो है माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा भैया, ये तो माइनर प्रोडक्ट आएगा। मेजर प्रोडक्ट तो आपका आयोडीन के फॉर्म में ही निकल जाएगा, इसको ये टच भी नहीं करेगा, इसको जो है वो टच भी नहीं करेगा। HI अगर दोगे ना तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों रिलीज हो जाएंगे, ये एल्केन वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। हाँ, कुछ ट्रेस फॉर्म में ये आ सकता है। ठीक है, तो यही बेसिकली दिक्कत है। अच्छा, अगर हम लोग फ्लोरो एसिड यूज़ करते हैं, मतलब फ्लोरिक एसिड अगर यूज़ करते हैं HF, देखो HF में भी HCl की तरह ही दिक्कतें आती है। पहली बात तो है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की, इसलिए होमोलाइसिस करके फ्री रेडिकल बनाना डिफ़िकल्ट है। और दूसरा ये है कि फ्लोरीन की साइज़ छोटी है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई है, तो उसको तोड़ पाना HCl से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे फ्री रेडिकल का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अगर हम लोग HF यूज़ करते हैं पेरोक्साइड के केस में तो वो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, क्योंकि इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा या फिर लाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ी थोड़ी रिएक्शन होगी। और रिएक्शन अगर होगी भी तो वो मार्कोवनिकोव रूल ही फॉलो करेगी, मतलब क्लोरीन की तरह ही इसका तरह ही प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो हमने बात किया पहला कि ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें कि HBr H2O2 हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल होता है, आपने देखा होगा मैंने पहले वाले लेक्चर में भी थोड़ा एंडिंग के समय में मैंने इसको कहा था कि जब हम लोग बेंजीन को क्लोरीन और लाइट के साथ थोड़ा हीट कर देते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ऐसा कुछ फॉर्म होता है ना प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर इसको कहते हैं गैमेक्सेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके पास में एक इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड के लो, ये आपका पेस्टिसाइड होता है बेसिकली। ठीक है ना, ये गैमेक्सेन या फिर BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है ना, इसको हेक्साक्लोरोबेंजीन के साथ लेकिन कंफ्यूज नहीं करेंगे। हेक्साक्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखिए हेक्साक्लोरोबेंजीन ये होता है। ठीक है ना, ये क्लोरीन अरे हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, लेकिन एरोमेटिसिटी अगर मेंटेन है तो इसको हम लोग कहेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यही आपके एग्जांपल है किसकी, फ्री रेडिकल एडिशन की। ठीक है, यहाँ पे कैसे रिएक्शन चल रहा है ज़रा देखिए। मैं एक क्लोरीन ऐड करने की रिएक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जब आप इसको थोड़ा बड़ा से ड्रॉ करते हैं, क्लोरीन है, लाइट एनर्जी जब आएगी, ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है तो ये ब्रेक कर जाएगी और आपके पास में 2 फ्री रेडिकल आ गए क्लोरीन के। अब क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा, एक कार्बन पे एसिड करके टूट जाएगा। ठीक है, और ये जाके लग जाएगा उसके साथ, ये जाके उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने के बाद क्या बना, कनेक्ट होने के बाद आपके पास में एक ऐसा फ्री रेडिकल यहाँ पे है, ये ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्लोरीन लग चुका है।
अब दूसरी क्लोरीन फ्री रेडिकल जैसे आएगी, इन दोनों के बीच में कपलिंग हो जाएगी, तो ये फाइनली ऐसा कुछ बन जाएगा, फाइनली ऐसा कुछ बन जाएगा। ये क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आरडीएस स्टेप कौन सा है। आरडीएस स्टेप वो स्टेप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे स्लो चलता है। सबसे स्लो ये वाला स्टेप होगा, मतलब ये वाले स्टेप को हम लोग आरडीएस कहेंगे, ये वाला हम लोग आरडीएस कहेंगे। क्यों आरडीएस कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है। बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक करना मतलब बेंजीन से उसकी स्टेबिलिटी छीन लेना, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इस डिफ़िकल्ट टास्क को करने के लिए आपकी एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी डिमांड अगर ज़्यादा होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, इसलिए हम लोग इसको आरडीएस कहते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन को करवाना बहुत डिफिकल्ट है। ये रिएक्शन अगर फास्ट हो गई तो ये रिएक्शन अगर आप जितना फास्ट करवाओगे, ओवरऑल रिएक्शन आपकी उतनी फास्ट चलेगी, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जो दिखाया, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली दो मॉलिक्यूल क्लोरीन के आएंगे, हर मॉलिक्यूल हर एक डबल बॉन्ड को रिमूव करके दो क्लोरीन के एटम्स बिठा देगा। तो यहाँ पे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, वो यहाँ पे लगेगा, और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, वो इस डबल बॉन्ड की जगह पे लग जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी ऐसे, ठीक है। एरोमेटिसिटी बेंजीन की जा चुकी है, और हर एक हाइड्रोजन जो कि इनिशियली प्रेजेंट था उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, 6 क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका केमिकल इसको हम लोग केमिकली पेस्टिसाइड की तरफ हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका जो इंडस्ट्रियल नाम होता है वो होता है गैमेक्सिन, ठीक है। तो ये हो गई बेंजीन हेक्साक्लोराइड की फॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने बेसिकली ये सीखा कि फ्री रेडिकल यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे करवा सकते हैं, और हमने इसके कुछ लिमिटेशंस भी सीखे। उसके साथ साथ हमने देखा, ये भी जाना कि फ्री रेडिकल कहीं भी अगर रिएक्शन में यूज़ होता है तो कभी भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही हमें रिएक्शन के बारे में आधी जानकारी मिल जाती है, और बाकी होती है कि आरडीएस कौन सा होता है, और आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसे जानना है वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट इसको कहते हैं, खराश इफेक्ट, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी मैंने आपको बता दिया। HBr, HCl और HI के केस में क्या क्या एनोमैलीज आती है या फिर क्या क्या डेविएशंस देखने को मिलती हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस है उसके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इस टॉपिक से कुछ अगर आपके पास में डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप उसके बारे में भी मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं। तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।